हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा मैं छठी कक्षा के बच्चों को उड़ान कार्य पुस्तिका के गणित विषय का हल करवा रही हूँ। आपका गणित विषय का उड़ान कार्य पुस्तिका में केवल और केवल एक ही लेसन दिया गया है जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है, और उस लेसन की पृष्ठ संख्या 32 तक का सॉल्यूशन मैं चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और उससे आगे का सॉल्यूशन अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ। अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ध्यान से देखें, आपको इस लेक्चर के वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का एक बटन मिलेगा जिसे आप जल्दी से प्रेस कर दें, बेल बटन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं छठी कक्षा के लिए अगला लेक्चर डालूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। और अब हम आगे का लेक्चर जारी करते हैं। बेटा ये देखिए बेटा, पृष्ठ संख्या 32 हम पहले कर चुके हैं और अब ये जहाँ से शुरुआत अब मैं करने जा रही हूँ ये आपकी पृष्ठ संख्या 33 है। क्या टॉपिक है हमारा? संख्याएं लिखें। भाई कैसे लिखें संख्याएं? हमें संख्याएं लिखनी है विस्तारित रूप में। विस्तार का मतलब होता है बेटा फैला के लिखना, किसी भी चीज़ को फैला के। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि आपके पास ना 125 रुपये हैं और अब आप उसको 125 नहीं कह रहे, आप किसी को कह रहे हो पता है मेरे पास ना 100 रुपये हैं, मेरे पास ना 20 रुपये हैं और मेरे पास ना 5 रुपये हैं। यानी 100 का नोट भी है, 20 का नोट भी है और 5 का नोट भी है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 125। तो 125 को 125 ना लिखकर 100 जमा 20 जमा 5 के रूप में लिखा, तो यह 125 का विस्तारित रूप हो गया, फैलाकर लिख दिया। इस तरह हमें सभी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। इसे हम कैसे लिखें? इसके लिए एक छोटा सा तरीका है, बस ये है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 1 है तो 1 के पीछे जितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो लगा देनी है। दहाई के स्थान पर 2 है, 2 के पीछे 1 अंक है तो 2 के पीछे 1 जीरो लगाकर 20 बना देना है। और 5 है सैकड़े के स्थान पर, 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो 5 को अकेला लिख देना है। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। क्या बताया मैंने कि अगर कोई भी संख्या, मान लो एक और उदाहरण ले लेते हैं, मैं ले लेती हूँ 452, तो इसको विस्तारित रूप में लिखूँगी तो पहले मैं ये 4 लिखूँगी, 4 के पीछे 2 अंक है तो मैं 2 जीरो लगा दूँगी, 400 बन गया। जमा, फिर मैं अगला अंक 5 लिखूँगी, 5 के पीछे एक ही अंक है 2 तो मैं 1 ही जीरो लगाकर 50 बना दूँगी। और जमा, जो तीसरा अंक है बाईं तरफ से 2 उसको लिख दूंगी, तो 400 जमा 50, 450। इन दोनों का जोड़ हो गया 450 और उसमें फिर 2 जोड़ा तो कितना बन गया? 452। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर इस उदाहरण में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका विस्तारित मान अब मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी और साथ में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार भी देखेंगे। ये देखिए बेटा, पहली संख्या ये है 8453। ठीक है, तो ये 8 लगाकर उसके पीछे 3 जीरो लगा दी, 4 के पीछे 2 जीरो लगा दी, 5 के पीछे 2 जीरो लगा दी और ये 3 के 1 जीरो लगा दिए, 3 के पीछे 1 जीरो नहीं आएगी, यह गलत है, यह केवल 3 आएगा। इसको आपने अपनी पुस्तक में, बुक में, कार्य पुस्तिका में ठीक कर लेना है, यहाँ केवल 3 आएगा। ठीक है, अब इकाई का स्थान देखो, पीछे से शुरू होता है बेटा, एक बार मैं खुलकर अच्छे बड़े अक्षरों में लिख कर दिखा रही हूँ। 8453 में 3 इकाई का स्थान है, इकाई का, ये दहाई का, 4 सैकड़े का और 8 हज़ार का। इसीलिए 8 के पीछे 3 जीरो लगाकर 8000 बनाया, 4 के पीछे 2 जीरो लगाकर 400 बनाया, 5 के पीछे 1 जीरो लगा के 50 बनाया और 3 के पीछे कुछ ना लगाकर केवल 3 लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब ज़रा 1 मिनट भाई, ये देखो बेटा, ये हो गया 8000 जमा 400 जमा 50 जमा 3 आएगा। मैं बता चुकी हूँ ये 30 नहीं आएगा, केवल और केवल 3 आएगा। इकाई के स्थान पर 3, दहाई पर 5, सैकड़े पर उससे पीछे अगले वाला 4 और हज़ार के स्थान पर 8। समझ आ गया? अब हमें जो प्रश्न दिए गए हैं करने के लिए इसी प्रकार से हमने उनको करना है। ये है 7827, तो यहाँ 7000, देखो बोलने में ही आ रहा है 7000, तो 7 के पीछे लग जाएंगी आपकी 3 जीरो। 1 मिनट भाई, 7 के पीछे लग जाएंगी 3 जीरो, फिर जमा 8 के पीछे लग जाएंगी 2 जीरो। ध्यान दे लेना भाई इस बात पर। जमा का चिन्ह है, 2 के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो और जमा का 7।
अब पीछे से शुरू करो। इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 2, सैकड़े का अंक 8 और हज़ार का अंक 7। ठीक है बेटा। अगले भाग पर चलते हैं हम। 9,999, ये तो बिल्कुल ही आसान है। हर अंक पर 9 आ जाएगा। इकाई भी 9, दहाई भी 9, सैकड़ा भी 9 और हज़ार भी 9। और यहाँ आ जाएगा 9,000 जमा 900 जमा 90 जमा 9। ये हो गया विस्तारित रूप। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा नंबर जो हल करने के लिए, वैसे तो ये चौथा नंबर है, 6,058। 6,058 तो 6 के पीछे 3 जीरो लगाकर बनाएंगे 6,000 जमा, अब देखो भाई सैकड़े के स्थान पर जीरो है तो यहाँ 3 जीरो ही लगेंगी, जमा दहाई के स्थान पर 5 है तो 50 लगेगा और जमा का 8। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको ना इरेज करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा आगे चला गया है तो इकाई दहाई सैकड़ा के लिए जगह नहीं बची। तो 6,058 का विस्तारित रूप ये हो जाएगा 6,000 जमा जीरो है तो 000 जमा 50 जमा 8। ऊपर का ये सारा अब मैं साफ़ कर रही हूँ, आपने मैं उम्मीद करती नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब बढ़ते हैं भाई इस पर 6,058 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा पर। तो बेटा जी इकाई 8 हमेशा पीछे से शुरू करने की कोशिश करो ताकि आपको समझ आए। दहाई 5, सैकड़े के स्थान पर 0 और हज़ार के स्थान पर 6 आ गया। अगली संख्या पर चलते हैं 4,507। तो 4,507 को कैसे लिखोगे? 4,000, 4 के पीछे 3 अंक हैं, जमा 5 के पीछे 2 अंक हैं तो ये बन जाएगा 500 जमा 2 जीरो जमा 7 हो गया। और अब हम इकाई दहाई सैकड़ा लिख देते हैं। इकाई के स्थान पर 7, दहाई पर 0, सैकड़े पर 5 और हज़ार के स्थान पर 4 आ जाएगा। और ये इस प्रश्न का अंतिम भाग है 5,349। तो इसे हम 5,000 लिखेंगे, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं 5,000। फिर हम क्या बोलते हैं 300, तो 300 के लिए 3 के पीछे 2 जीरो लगा दी। और 49 कैसे बनेगा? 40 जमा 9। तो ये तो हो गया विस्तारित रूप। और अब हम लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई 9, दहाई 4, सैकड़ा 3 और हज़ार के स्थान पर 5 आ गया। तो 3 भाग मैंने पहले भरवा दिए थे, 3 अब भरवा दिए हैं। इन्हें सभी बच्चों ने अपनी वर्कबुक में भरना है। जब तक आपको वर्कबुक नहीं मिल जाती तब तक आप इन्हें अपनी एक नोटबुक बना लें अलग से, उसमें नोट कर लें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है स्थानीय मान। स्थानीय मान भी बिल्कुल विस्तारित रूप में से ही आ जाता है। जैसे ये संख्या है हमारे पास 73,452। तो आपने क्या करना है, देखो ये एक बार मैं थोड़ा खुला लिख के दिखाती हूँ आपको। 73,452 में बेटा 5 अंक हैं। इकाई के स्थान पर 2, दहाई पर 5, सैकड़े पर 4, हज़ार पर 3 और 10,000 पर 7। जिस भी अंक का आपको स्थानीय मान बताना हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जिस भी अंक का स्थानीय मान बताना हो उस अंक, मान लो मुझे 3 का बताना है तो आपने 3 लिखना है और 3 के बाद अंक गिनने हैं कितने हैं। 3 अंक दिख रहे हैं, दिख रहा है 3 के बाद 3 अंक, तो 3 के पीछे भी 3 जीरो लगा देनी है। तो जिस भी अंक का स्थानीय मान लिखना है पहले उस अंक को लिखो, उसके पीछे जितनी डिजिट्स हैं, जितने अंक हैं उतनी ही उसके पीछे जीरो लगा दो। 3,000, वैसे भी 3 कौन से स्थान पर है? हज़ार के स्थान पर है, तो 3 के पीछे 1000 लग के 3,000 बन जाएगा। 4 का स्थानीय मान बताना है तो 400 के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, तो 400 हो जाएगा। 2 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 2 का स्थानीय मान 2 रह जाएगा। तो इस तरह से हमें इन सब के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। तो ये पहले 73,452 का तो जो स्थानीय मान है वो आपकी बुक में दे ही रखा है यहाँ पर। ठीक है भाई, आपकी बुक में दे ही रखा है। ये यहाँ पर कैसे दे रखा है देखो, 70,000, 5 का 50, 5 का 50 नहीं आना चाहिए था। देखिए ज़रा एक बार फिर से आप, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, हाँ 5 का 50 आएगा। ठीक है, मैं ही गलत बोल गई। 7 का 70,000, 5 दहाई के स्थान पर है तो 5 के पीछे एक ही अंक है तो 50 आएगा। 4 के पीछे 2 अंक है तो 400 आएगा। 3 के पीछे 3 अंक है तो 3,000 आएगा। और 2 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 2 आ जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है 35,427। 35,427 हमें 7 का स्थानीय मान बताना है। ध्यान देना भाई। एक बार पहले मैं यहाँ थोड़ा एरो लगा दूँ। यहाँ आपने 7 का, यहाँ 5 का, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का स्थानीय मान लिखना है। तो 7 का, तो 7 के पीछे तो कोई अंक नहीं है, तो 7 का स्थानीय मान अकेला आएगा। 5, ये देखो 5 पर डॉट लगाया मैंने। 5 के पीछे अंक गिनो कितने हैं, 3 हैं, तो 5 के पीछे 3 जीरो यानी 5000। 4 के पीछे 2 अंक है 400। 3 के पीछे 4 अंक हैं तो 30,000 और 2 के पीछे 1 अंक है तो 2 का आ जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं। सभी अंक 2, 3, 4, 5 और 7 लिए गए हैं। अलग अलग संख्याएं बनाई गई हैं। ये संख्या है 24,375। तो 24,375 में 7 के पीछे 1 ही अंक है तो 1 ही जीरो लगेगी 70। 5 के पीछे कोई अंक नहीं है, कोई जीरो नहीं लगेगी 5। 4 के पीछे देख लो भाई 3 अंक हैं, 3 जीरो लग जाएंगी 4000। 3 के पीछे भी 2 अंक हैं तो 3 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगी 300। और यहाँ 2 के पीछे 4 अंक हैं तो 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 4 जीरो लगकर 20,000। अगली संख्या पर चलें। 42,753। 7 का स्थानीय मान यहाँ बताना है तो 7 के पीछे 2 जीरो हैं तो 700। 5 के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो यानी 50। 4 के पीछे सारे ही अंक हैं तो 4 के पीछे 4 जीरो लगेगी 40,000। 3 के पीछे कोई अंक नहीं है अकेला। 2 के पीछे 3 अंक हैं तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2000। इतना आसान प्रश्न है ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। लास्ट पार्ट है बेटा ये 57,234। तो 7 का स्थानीय मान, तो 7 के पीछे 3 अंक हैं 7,000। 5 के पीछे तो सारे ही अंक हैं तो 4 जीरो लग जाएंगी 50,000। और 4 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 4 आ जाएगा। 3 के पीछे 1 अंक है तो 30 आ जाएगा। और 2 के पीछे 2 अंक हैं तो 200 आ जाएगा। तो ये आपको मैंने स्थानीय मान बताया। इससे पहले हमने विस्तारित रूप लिखा था जो कि इन्हीं स्थानीय मानों का जोड़ हो जाता है क्रमवार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इससे आगे चलते हैं। अब हम इससे आगे के सवाल में हमें संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए अगर सभी संख्याएं, देखो ये भी 5 अंकों की है, ये भी और ये भी, और सभी में 3, 7, 5, 0, 9 का प्रयोग किया गया है। मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। ये पहली संख्या है आपकी 37,509। दूसरी है 37,059। तीसरी है 30,759। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम इन्हें बढ़ते क्रम में कैसे लिखें। बढ़ते का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, तो आपने ना इधर की तरफ से इस तरफ से अंक वाइज आपने तुलना करनी। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पहला अंक तो सबका समान है। दूसरा अंक देखो, इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें 0 है, तो ये सबसे छोटी है। तो सबसे पहले ये संख्या आएगी 30,759। हाँ, मैं एक बार इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दूँ फिर आपको दोबारा लिख देती हूँ मैं कि तीनों का पहला अंक क्या था, 3 था, लेकिन दूसरा अंक इसका 0 है, छोटा है, इनके दोनों के 7 है। तो पहली संख्या बनेगी 30,759। आपने इन बॉक्सेज में ही आंसर लिखना है अपनी कार्य पुस्तिका में। मेरा यहाँ लिखा हुआ आएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छोटा लिखूँगी तो आपको दिखेगा नहीं। आगे बढ़ो। अब इन दोनों में से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। अब ये देखो, यहाँ 7 के बाद 5 है और यहाँ 7 के बाद 0 है, तो ये छोटा है। ये 370 है, ये 375 है, तो ये दूसरे नंबर वाली छोटी है। तो ये आएगी दूसरे नंबर पर 37,059 और ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी 37,509। देखा, समान अंकों वाली संख्या को इस तरीके से आपने छोटे बड़े का करके अलग अलग करना है कि पहला अंक सबका समान था लेकिन दूसरा अंक इसका छोटा था, तो ये पहले नंबर पर आई। फिर दूसरा अंक इन दोनों का बराबर था तो तीसरे की तुलना करनी है। तीसरा अंक इसका छोटा था इसलिए ये दूसरे नंबर पर आए, और इसका तीसरा अंक बड़ा था तो ये तीसरे नंबर पर आ गई, और हमने संख्या को बढ़ते क्रम में लिख दिया। आगे चलते हैं। अब आगे तो बहुत ही आसान है। देखो ना, 45,693, 58,649, 29,986। 29,000 2 से शुरू हो रही है तो सबसे छोटी तो यही संख्या है।
29,986। 29,000 के बाद नंबर आएगा 45,000 का, ठीक है ना, तो 45,693 और सबसे बड़ी हो जाएगी 58,649। तो ये ऐसा उदाहरण हो गया जिसमें तीनों संख्याओं के 10,000 के अंक अलग अलग थे। तो ये बहुत ही आसान और अगला भी बेहद आसान है। 10,000, 9,999, 99,999। तो ये बीच वाली संख्या 4 अंकों की है, तो ये तो वैसे ही छोटी हो गई 9,999। अब बच गया 10,000 और ये 99,000। वैसे तो बोलने से ही पता लग रहा है कि 10,000 कम होगा और 99,000 ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000। फिर भी हम इनका पहला अंक मिलाएं तो इसमें 1 है और इसमें 9 है, तो 1 छोटा होता है 9 बड़ा होता है, इसलिए 10,000 पहले आएगा और 99,999 उसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था बढ़ते क्रम में लिखना। और इसी पृष्ठ पर एक बड़ा ही मज़ेदार सा प्रश्न जो छोटे बच्चों को कराया जाता था वो आपकी 6ठी कक्षा में भी दे दिया गया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से गिनती का अभ्यास हो जाए। ये है गिन तारा, ठीक है, ये है गिन तारा। पहले स्लेटें आया करती थी इस तरह की, हम छोटे थे तब उन स्लेटों में इस तरह से हम मन के फंसाकर गिनती सीखा करते थे। अध्यापक ने कक्षा में गिन तारा दिखाया जिसमें मनकों के हिसाब से संख्या दिखाई गई है और उनके स्थान के हिसाब से संख्या को लिखा जाता है। तो ये देखो बेटा, वही इकाई का स्थान पर कितने मनके हैं? 4, तो इकाई की जगह 4 आएगा। दहाई में 2 मनके हैं तो 2 आएगा। सैकड़े में 1 मन का है तो 1 आएगा। 1000 में भी 1 है तो 1 आएगा। 10,000 में भी 1 आएगा। लाख वाले में कोई मन का नहीं है तो 0 आएगा और 10 लाख वाले में 1 मन का है तो ये आएगा। क्या बनी ये संख्या? 10,11,124। ऐसे कोमा लग जाती है। तो मैं इसको अंकों में और शब्दों में एक बार फिर से अच्छे से लिख देती हूँ। अंकों में तो मैं इधर लिख देती हूँ, बल्कि ना अंकों में तो मैं इधर लिख देती हूँ 10,11,124। और यहाँ अब हम इसे शब्दों में लिख देते हैं 10 लाख, ला है बेटा ये 10,11,11 हो जाता है 11,000, ठीक है। 124, 124, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आ जाता है मनकों को और गिन तारा के द्वारा संख्या को लिखना। तो ये थी आपकी पृष्ठ संख्या 33। यहाँ तक आपने गिनती सीखी, स्थानीय मान सीखा, विस्तारित रूप सीखा। अब हम आगे गणित में जमा घटा गुणा वगैरह, गुणा और भाग मुख्य रूप से सीखने जा रहे हैं। देखें अध्यापक क्या कहता है, बच्चों मेरे हाथ में एक चौक का डिब्बा है, इसमें 12 चौक हैं। मेरे पास ऐसे 4 चौक के डब्बे हैं। टीचर के पास एक डब्बे में कितने चौक है? 12। और ऐसे कितने डब्बे हैं टीचर के पास? 4। अब वो क्या कहता है कि क्या आप सभी डिब्बों के चौक गिनने की बजाय एक डिब्बे के चौक गिनकर बता सकते हो कि सभी डिब्बों में कुल चौक कितने हैं? 4 डिब्बों में। भाई कोई बच्चा तो क्या करेगा, इसके भी 12 चौक बाहर निकालेगा, इसके भी 12 चौक, इसके भी 12 चौक और इसके भी, और फिर क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे इन सबको अलग अलग गिनेगा। ठीक है, कोई और तरीका इसके लिए हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। पहले डब्बे में 12, दूसरे में 12, तीसरे में 12, चौथे में 12। हम 12 को 4 बार जोड़ दें। क्या इससे भी आसान कोई और तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये देखो बच्चों, चौक की संख्या निकालने के लिए और कौन सा तरीका हो सकता है? सोचिए और लिखिए। देखो एक तरीका तो ये है जो मैंने ऊपर पवन के सामने लिखा कि 12 को 4 बार जोड़ो। एक तरीका है 12 को 4 से सीधा गुणा कर दो, क्योंकि 12 को 4 बार जोड़ना और 12 को 4 से गुणा कर देना एक ही बात है, जबकि हमें गुणा करनी आसान पड़ेगी। ठीक है बेटा, और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 चौक 48। तो चारों डब्बों में मिलाकर कितने चौक हैं? 48 चौक हैं। अब हम गुणा के तरीके को देखने जा रहे हैं। देखिए गुणा और भाग के तरीके, ये जो इस पे स्टार लग रहा है ना, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे स्टार लगा हुआ? भाई एक मिनट बेटा, ये देखिए, क्या आपको यहाँ पर ये स्टार लगा हुआ दिख रहा है? इस स्टार के लिए नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये मेथड आपकी 5वीं कक्षा की बुक से लिया गया है। कौन सी क्लास की बुक से? 5th क्लास की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये देखो मैं दिखा भी देती हूँ, स्टार जो लगा हुआ था ये रहा।
गुणा और भाग के तरीके एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू की पृष्ठ संख्या 170 से 184 तक लिए गए हैं। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो 5वीं की बुक उठाकर उसमें से भी पढ़ सकता है। अब हम देखते हैं भी हमें कैसे गुणा सिखाई जा रही है, ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खजांची मणिरत्नम। खजांची कौन होता है आपको पता है? जो किसी राजा के दरबार में रहता है और उसका काम पैसे वगैरह संभालने का होता है, उसे खजांची बोला जाता है। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। राजा का नाम जयन है, खजांची का नाम मणिरत्नम है बेटा। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। वो खजांची क्या करता है कि जो जो लोग राजा का काम करते हैं ना, वो उनको तनख्वाह देता है, उसका हिसाब रखता है किसको कितनी मिल गई। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह या दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, एक दिन में भाई तनख्वाह तो जैसे लगभग जो शब्द होता है तनख्वाह का वो मासिक के लिए, महीने के लिए यूज होता है। प्रतिदिन जो मिलती है वो दिहाड़ी होती है। तो मंत्री को प्रतिदिन 195 रुपये मिलते हैं, घुड़सवार को 76 रुपये मिलते हैं और रसोइया को 65 रुपये मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलूँ, इस तालिका को ध्यान कर लेना। अब ये कहते हैं मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। अब उसको रोज़ का पैसा मिल रहा है, तो एक दिन के 65 रुपये मिल रहे हैं रसोइये को। तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो भाई हम 65 को 31 से गुणा कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि रसोइये को कितनी तनख्वाह मिल रही है। अब वो अपने तरीके से कर रहा है, वो पहले ज़माने का पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसको ना अपने तरीके से गुणा करनी, वो तोड़ के कर रहा है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आपके घरों में, जो स्कूल कम गए हैं, आप उनको भी देखना कि अगर 65 को गुणा करेंगे ना तो 65 को नहीं करेंगे, वो 60 और 5 को करेंगे। तो मणिरत्नम ने क्या किया कि 65 और 31 की गुणा नहीं करी, 65 के 2 टुकड़े कर दिए, 60 जमा 5, ये 60 रहा, ये 5 रहा। 31 के भी 2 टुकड़े कर दिए, 30 जमा 1। और अब वो क्या करने जा रहा है कि ये देखो 60 को तो यहाँ 30 से, यहाँ उसने 60 लिखा, यहाँ उसने 5 लिखा, यहाँ उसने 60 लिखा, यहाँ उसने 30 लिखा, 5 नहीं 30 लिखा, और इनकी गुणा कर दी। देखो ये गुणा करनी ना सीखनी बहुत ज़रूरी, बहुत बढ़िया रहेगा। देखो 60 और 30 दोनों यहाँ मिले, इसका मतलब यहाँ 60 और 30 की गुणा करनी है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि 60 और 30 की गुणा करने के लिए पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो। 6 तिये 18 और 6 के पीछे 1 जीरो है, 3 के पीछे 1 जीरो है, दोनों जीरो लगा दो, ये बन गया 1800। है ना कितना आसान? तो 60 को 30 से गुणा किया तो 1800 आ गया। फिर 30 की और 5 की गुणा करी इसी तरीके से, तो 3 का और 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 पंजे 15, 150। फिर 1 की और 60 की गुणा करी तो 60 एकम 60, और फिर 5 की और 1 की गुणा करी तो 5। उसके बाद मणिरत्नम ने क्या किया कि 1800, 150, 60 और 5, 1800, 150, 60 और 5 को जोड़ा। देखो उसका वैसे लंबा पड़ रहा है, 1800, 150, 60 और 5 को जोड़ा तो यहाँ आया 5, 6 और 5 11, हासिल पाई 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2, 2015 रुपये उसने हिसाब लगाया, जो कि हम यहाँ लिखने जा रहे हैं इस खाली स्थान में, इनका जोड़ 2015। ये तो था भी मणिरत्नम का तरीका। लेकिन मणिरत्नम की जो बेटी है ना, उसने उसको कुछ और ही तरीका बताया। देखो ज़रा, मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपनी बहन भानु को दिखाया। देखो कैसे दिखाया, हम 65 को 31 से गुणा 2 बार में कर सकते हैं। उसके पिताजी ने कितनी बार की देख लो आप ज़रा ध्यान से, 1 2 3 4 गुणा की और 4 बार में जोड़ी। लेकिन अब बेला क्या करने जा रही है, जिस तरीके से आपको शायद आपके टीचर ने 5वीं में सिखा भी दिया होगा। हमें पता है कि 31 30 जमा 1 से बना, 65 के टुकड़े नहीं करे उसने 31 का विस्तारित रूप लिया 30 जमा 1, और 65 को पहले 1 से गुणा कर दिया और फिर 30 से। ठीक है, वो पूछ रही अक्का मीन्स बड़ी बहन, तुमने ये कैसे किया? अक्का तुमने ये कैसे किया? तो 65 और 31, तो 3 को भूल जाओ और 1 से गुणा किया तो 65 एकम 65 आ गया, और 65 को 30 से गुणा करना है। अब इस 30 को भाई हम रखते हैं यहाँ सामने, 1 मिनट मैं दिखा दूँ आपको। ये देखो, अब गुणा करना है 65 को 30 से, तो फिर वही नियम है, जीरो को तो याद ही मत रखो, जीरो को तो अलग से लगा दो।
अब करनी है गुणा इनकी। 65 को 3 से, 3 5 15, हासिल पाई 1, 3 6 18 और 1 19, तो ये 1950 आया। इनको जोड़ो, 5 6 और 5 11, 9 और 1 10, 1 और 1 2, वही उत्तर 2015 2 बार में आ गया। जबकि मणिरत्नम ने उसी गुणा को कितनी बार में किया था? 4 बार में। तो बेटा जी ये मणिरत्नम और इन दोनों के तरीके से मैंने आपको गुणा सिखाई है। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जगह होती है, वहाँ आप हिंदी इंग्लिश में कैसे भी लिखकर मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है। इससे आगे के जो प्रश्न हैं, इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। अगर लेक्चर मेरा पसंद आए तो चैनल को बेटा आपने सब्सक्राइब करना है, अपने सभी मित्रों से शेयर करना है। मैं बड़ी कक्षा के 12वीं तक के बच्चों के लिए भी मैं लेक्चर बनाती हूँ, तो आपने अपने बड़े भाई बहनों को भी ये लिंक शेयर करना है। थैंक